हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विंड सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोज में भी हम लोग विंड सिस्टम के बारे में डिस्कस किए, तो उसमें कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग अच्छे से अलग अलग विंड्स के बारे में आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कोरियोलिस फोर्स हम लोग कल पढ़े थे, उसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, उसको आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे और पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी रख लेंगे। फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट विंड्स के को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, कोरियोलिस फोर्स होता है जब हम लोग विंड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि विंड के बारे में पढ़ते हैं। तो विंड होता क्या है, पहले हम लोग इस पे अगर डिस्कस करते हैं, तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ जो मूवमेंट होता है किसी भी हवा का, वही हमारा विंड होता है। उसी को हम लोग एडवेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। और उसी विंड को कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट पहुंचाता है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स के कारण उसी विंड का हम लोग डायरेक्शन समझते हैं। तो उसी कोरियोलिस फोर्स को कुछ हम और पढ़ते हैं। तो मैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको बताया था कि कोरियोलिस फोर्स हमें क्या बताता है। कोरियोलिस फोर्स हमें डिफ्लेक्शन बताता है, डिफ्लेक्शन बताता है विंड का। डिफ्लेक्शन विंड का बताएगा तो उससे हमें डायरेक्शन पता चलेगा। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। तो हम लोग पिछली वीडियो में ये भी देखे थे कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसपे जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट है उस लाइन पे वो सेम उस पे प्रेशर होगा। कितना होगा? सेम प्रेशर होगा। उसी में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पढ़े थे, यानी कि दो आइसोबार्स के बीच का जितना डिफरेंस होता है वही हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है। और जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि अधिक होगा, जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अधिक होगा उतना हमारा विंड का जो स्पीड होगा, विंड की स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा होगी। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। लेकिन ये कोरियोलिस फोर्स हमें क्या बताता है? विंड का कोरियोलिस फोर्स हमें डायरेक्शन बताता है। इसीलिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे कि विंड की डायरेक्शन कैसे निर्धारित होती है। फिर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे। तो ये हम लोग दो आइसोबार्स के लिए, एक हमारा 900 मिलीबार प्रेशर है एक पे हमारा 1008 मिलीबार प्रेशर है। इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस घटाने पे जो भी आएगा उसको हम लोग इस तरह शो करते हैं, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हाई प्रेशर हुआ, ये हमारा लो प्रेशर हुआ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विंड का मूवमेंट जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में होता है। तो नॉर्मली विंड तो ऐसे मूव करनी चाहिए थी। तो मैं आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के जो कोरियोलिस फोर्स है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और नॉर्मली यही विंड का डायरेक्शन है। लेकिन कोरियोलिस फोर्स जब इसके परपेंडिकुलर लगता है तो विंड यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि सीधे जाने के बजाय उसका डिफ्लेक्शन होता है। तो किस हेमिस्फीयर में किस तरफ डिफ्लेक्शन होता है, चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। आप लोग ये चीज़ याद रखे रहिएगा कि ये जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है, ये कोरियोलिस फोर्स हमेशा आइसोबार के पैरेलल लगता है और हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसको अगर आप लोग याद रखे रहेंगे तो अच्छे से आपको विंड के बारे में समझ में आएगा। विंड का नाम कैसे पड़ता है मैं आपको बताया था, और विंड किस किस डायरेक्शन में कैसे कैसे डिफ्लेक्ट होती है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा। तो एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेंगे आप लोग, तो समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं कि विंड का डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा इसमें। तो ये हमारा हुआ हाई प्रेशर, ये हमारा हुआ लो प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कुछ इस तरह एक्ट करता है और इसी तरफ हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ हमारा नॉर्मली विंड भी इसी के डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताया कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर हमारा क्या एक्ट करता है? कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है। इसीलिए ये कोरियोलिस फोर्स विंड को सीधे जाने के बजाय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड का जो डिफ्लेक्शन है वो राइट में होता है। कहाँ होता है? राइट में होता है। तो हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ कुछ इस तरह विंड का नॉर्मली मूवमेंट होता था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण इसका डिफ्लेक्शन अगर इस डायरेक्शन में अपने आप को रखेंगे तो राइट इस साइड होता है, इसीलिए इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ हो गया है। ठीक इसी तरह मैं इस पिक्चर में मैं आपको शो किया हूँ। तो आप लोग को ये याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड का, वो हमारा राइट डायरेक्शन में होता है। तो अगर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी नॉर्मली, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी वो सीधे डायरेक्शन में, लेकिन डिफ्लेक्शन के कारण वो राइट मूवमेंट करेगी, जैसा कि मैं इस पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक इसी तरह अगर ऊपर हाई प्रेशर हो जाए नीचे लो प्रेशर हो जाए तो वो विंड ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने की नॉर्मली कंडीशन तो यही कहता है कि हाई
हाई प्रेशर से लो प्रेशर सीधे की डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन कोरियलिस फोर्स के कारण इसका डिफ्लेक्शन राइट डायरेक्शन में हो जाता है। इसीलिए ये विंड का मूवमेंट कुछ इस तरह होता है जैसे कि इस पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कोरियलिस फोर्स ही हमारा विंड का डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। तो अगर कोई पूछे कि नदर्न हेमिस्फेयर में कोरियलिस फोर्स के कारण विंड किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, अगर डिफ्लेक्शन पूछे तो आप लोग बताएंगे राइट डायरेक्शन में, उसी तरह हम लोग विंड का डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ठीक इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियलिस फोर्स के कारण विंड का डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, तो विंड का डिफ्लेक्शन हमारा लेफ्ट की डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा हाई प्रेशर हुआ और ये हमारा लो प्रेशर हुआ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हमारा विंड का मूवमेंट हो रहा था तो सदर्न हेमिस्फेयर के कारण कोरियलिस फोर्स जब इसके परपेंडिकुलर लगता है तो इसके कारण इसका डिफ्लेक्शन जो होता है, इसका डिफ्लेक्शन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका डिफ्लेक्शन हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। ये पिक्चर आपको शो कर रही है। ठीक इसी तरह जब नीचे से ऊपर यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है सदर्न हेमिस्फेयर में विंड का, तो उसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट होने के कारण इस तरह मूवमेंट होता है जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो आपको दो चीज याद रखनी है कि नदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड का डायरेक्शन डिटरमाइन होता है कोरियलिस फोर्स, नदर्न हेमिस्फेयर में कोरियलिस फोर्स जो है वो हमारा विंड का डिफ्लेक्शन हमारा राइट में शो करती है, विंड का डिफ्लेक्शन हमारा राइट में शो करती है। ठीक इसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में जो हमारा कोरियलिस फोर्स है वो विंड का डिफ्लेक्शन हमारा विंड को डिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में करती है, लेफ्ट डायरेक्शन में करती है, यानी कि लेफ्ट डिफ्लेक्ट करती है। ये आपको याद रखना है जिससे मैं आपको विंड के बारे में समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, अब इसी को हम लोग वर्ल्ड के मतलब अर्थ पे शो कर देते हैं किस तरह क्या क्या होता है। इससे पहले पिछले वीडियो में मैं आपको प्रेशर वो बताया था, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बताया था, तो डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बताया था। तो वो मैं आपको मैप पे मतलब अर्थ के ग्लोब पे मैं आपको दर्शा के भी दिखाया था। अगर नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। वहीं से हम लोग प्रेशर बेल्ट्स के बारे में और एयर के बारे में समझने की भूमिका बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसी में मैं आपको बताया था कि पोल पे जो पाया जाता है बेल्ट उसको बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उसके नीचे हमारे पास जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर उससे नीचे हमारा सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उससे इक्वेटर पे पाया जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये सब कैसे में होता है, कैसे जनरेट होता है बेल्ट, मैं आपको सब पिछली प्रेशर बेल्ट वाले वीडियो में बताया हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक इसी तरह उसके नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उससे नीचे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर उससे नीचे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट प्रेशर बेल्ट हुए। तो डिफरेंट प्रेशर बेल्ट हुए तो इक्वेटर के ऊपर की तरफ इधर हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, ये इधर ऊपर की तरफ हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर से इधर नीचे की तरफ हमारा सदर्न हेमिस्फीयर पे। अब मैं आपको जो बताया हूँ कि डिफ्लेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है, इस पे मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो आप लोग देखिए पोल पे हमारा हाई प्रेशर होता है, जस्ट उसके नीचे हमारा लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का मूवमेंट कुछ इस तरह सीधे होगा। यहाँ मैं आपको जहाँ दिखाना चाह रहा हूँ वहाँ देखिए। ठीक है, तो सीधे होगा, तो ये तो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर का कंडीशन है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब मूवमेंट होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारा डिफ्लेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में विंड का किस तरफ होता है, डिफ्लेक्शन हमारा राइट में होता है। तो राइट में डिफ्लेक्शन होगा तो सीधे आने के बजाय कुछ इस तरह मूवमेंट होगा। ठीक इसी तरह इसमें दर्शाया गया है, ये आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट दर्शाया गया है, तो इस तरह इसका मूवमेंट होगा। तो ये मूवमेंट हमारा, ये आप लोग जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग को डायरेक्शन के बारे में तो पता ही होगा। नॉर्मली जो नॉर्मल डायरेक्शन हम लोग मैं यहाँ कागज पे लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हुआ, ये हमारा साउथ डायरेक्शन हुआ, ये हमारा ईस्ट हुआ और ये हमारा वेस्ट हुआ। ठीक है, ये आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। और फिर मैं आपको बताया था कि विंड का नेम जिधर से वो ओरिजिन होता है, यानी कि जिधर से उसका मूवमेंट शुरुआत होती है वही उसी के नाम पे पड़ जाता है। ठीक है, तो ये पोल से हवा आ रही है, पोल से हवा आने के बाद ये राइट डिफ्लेक्ट हो रही है। तो जैसा कि आप लोग समझ में आ रहा होगा कि राइट डिफ्लेक्ट होगी तो आपको फील लगेगा, आपको समझ में आएगा कि ये कहीं मूवमेंट ईस्ट की तरफ से हो रहा है। ये पूरा डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्शन के कारण ये पूरा डिफ्लेक्ट होगी, तो आपको समझ में आएगा कि ईस्ट की तरफ से हवा आ रही है। तो किधर से आ रही है, ईस्ट की तरफ से। और किधर से ये हवा निकली किधर से है, मतलब ओरिजिन किधर से हुए, पोल से निकली हुई है, लेकिन समझ में हमें प्रतीत हो रहा है कि ईस्ट की तरफ से आ रही है। इसी का इसका नाम, इसीलिए इसका नाम पोलर ईस्टर्लीज है।
ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूवमेंट होगा तो कुछ इस तरह मूवमेंट होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा जो विंड का डिफ्लेक्शन है वो राइट में होता है, इसका राइट क्या होगा, इधर होगा। ठीक इसी तरह यहाँ मूवमेंट विंड का दिख रहा है आपको, इधर मूवमेंट विंड का दिख रहा है राइट की तरफ डिफ्लेक्शन में। तो ये आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये वेस्ट की तरफ से विंड आ रही है, वेस्ट की तरफ से विंड आ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज विंड, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज विंड। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ठीक है, इधर नीचे आएंगे तो इक्वेटर पे हमारा लो प्रेशर होता है, इसीलिए ऊपर से जब नीचे की तरफ मूवमेंट होगी विंड की तो ये भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इसका भी डिफ्लेक्शन हमारा राइट में होगा, इसीलिए इसका भी डिफ्लेक्शन हमारा राइट में होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ डिफ्लेक्शन राइट में शो हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड। जैसे कि मैं आपको और एक और डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्लीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्लीज, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये डायरेक्शन ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो ठीक इसी तरह कुछ ऐसे ही मूवमेंट हो रही है विंड की भी, तो ये ऐसा लग नहीं रहा है आपको कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है। ठीक इसी तरह आप लोग इमेजिन करेंगे, आप लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, आप लोग देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि साउथ ईस्टर्लीज विंड है, ये साउथ ईस्ट की तरफ से आ रहा है। और डिफ्लेक्शन में आपको बताया हूँ कि सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन हमारा लेफ्ट में होगा, इसीलिए ये इस तरह शो हुआ है, इसीलिए इस विंड का डायरेक्शन इस तरह शो हो रहा है। ठीक इसी तरह नीचे जब हमारा होगा, नीचे आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये वेस्ट से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम वेस्टर्लीज है। ठीक इसी तरह पोल साइड में, पोल से ये फील हो रहा है कि ये ईस्ट की तरफ से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पोलर ईस्टर्लीज है। तो ये हमारा हुआ विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में हमारा विंड सिस्टम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट होता है और ऐसे ऐसे इसके नाम्स पढ़ते हैं। अब हम लोग नेम्स को, विंड को डिफरेंट वीडियोस में अलग अलग विंड्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल इस मैप पे समझा दिया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको नेमिंग समझ में आई होगी कैसे कैसे पढ़ा है। मैं आपको जब प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था तो ये देखिए, मैं आपको बताया था कि लो प्रेशर के बगल से हवा ऊपर की तरफ उड़ जाती है, लेकिन लो प्रेशर पे यहाँ 0 डिग्री पे हवा खाली रहती है, इसीलिए इसका नाम डोल्ड्रम है। ठीक इसी तरह हाई प्रेशर जहाँ जनरेट होता था उसके बगल, मतलब बीच में जगह छूटी रहती थी, बीच में हवा नहीं रहती थी, बगल हवा सब साइड होती थी। तो बीच में हवा क्यों नहीं है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझिए, यहाँ से जैसे भी जहाँ भी लो प्रेशर हमारा जनरेट होता है, जहाँ भी लो प्रेशर जनरेट होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ विंड आती है, तो हाई प्रेशर से विंड निकलती है, लो प्रेशर की तरफ आती है, तो ये विंड हमारा लो प्रेशर की तरफ आ रही है चारों डायरेक्शन से। ठीक है, यहाँ हमारा लो प्रेशर है। ठीक है, लेकिन अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लो प्रेशर जनरेट होगा तो विंड का जो डिफ्लेक्शन होगा कोरियलिस फोर्स के कारण ये हमारा राइट में होगा। राइट में डिफ्लेक्शन होने के कारण विंड इस लो प्रेशर एरिया के बहुत करीब से, मतलब उतना करीब से नहीं लेकिन करीब से ही जाके वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण वो ऊपर उठ जाएगी, इस लो प्रेशर एरिया के पास नहीं आ पाएगी ड्यू टू द कोरियलिस फोर्स। ये एंटी क्लॉकवाइज ये रिवॉल्व होकर लो प्रेशर एरिया के अराउंड से वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोरियलिस फोर्स था, यहाँ पे कोरियलिस फोर्स एक्ट किया है, तभी हमारा सर्कुलर मूवमेंट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसीलिए हमारा लो प्रेशर एरिया के अलॉन्ग कोई भी विंड नहीं पाया गया। इसीलिए वहाँ पे जो मैं आपको फिगर शो किया था जब प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था, डोल्ड्रम एरिया में कोई भी हवा नहीं पाया गया था, क्योंकि इसी कोरियलिस फोर्स के कारण। और जहाँ भी कोरियलिस फोर्स नहीं होगा वहाँ तो ये हवा सराउंडिंग जनरेट नहीं होगा, बगल में एरिया जनरेट नहीं होगा, हवा ऐसे ऊपर उठेगी नहीं घूम के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो कोरियलिस फोर्स के कारण ही हो रहा है। तो मैं आपको बताया था कि इक्वेटर पे जो कोरियलिस फोर्स होता है वो 0 होता है, तो इक्वेटर पे इसीलिए साइक्लोन बिल्कुल नहीं आता, आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि वहाँ कोरियलिस फोर्स 0 होता है। और कोरियलिस फोर्स अगर 0 होगा तो सराउंडिंग की हवा वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में उस वहाँ से उठेगी नहीं, क्योंकि वहाँ कोरियलिस फोर्स 0 है। तो इसीलिए वहाँ पे जब हवा रिवॉल्व होके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के उस एरिया के अराउंड ऊपर उठेगी नहीं, तो हमारा साइक्लोन जनरेट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इक्वेटर पे साइक्लोन जनरेट नहीं होता। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसी तरह कंडीशन जनरेट होती है, जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट होने के साथ ही लो प्रेशर के
बहुत करीब से ही हवा ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो इसीलिए लो प्रेशर के ज़्यादा अगल बगल हवाएं उतनी पाई नहीं जाती। इसीलिए मैं आपको दिखाया था कि जहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है ठीक इसी तरह कंडीशन हाई प्रेशर में भी होता है, और जहाँ हाई प्रेशर जनरेट होता है जिस पॉइंट पे, जिस एल्टीट्यूड पे, जिस लैटीट्यूड पे, सॉरी एल्टीट्यूड ने जिस लैटीट्यूड पे, उसके आसपास हवाएं उतनी नहीं रहती, उसके बगल से हवा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व होकर घूम के ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं या सबसाइड होती है। तो ये किसके कारण होता था, ये हमारा क्लॉक कोरियलिस फोर्स के कारण होता था। ठीक इसी तरह अगर आप लोग से पूछे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ लो प्रेशर जनरेट है वहाँ हवा किस मूवमेंट के किस किस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस मूवमेंट के अलॉन्ग ऊपर उठेगी, तो लो प्रेशर में आपको पता है कि हवा ऊपर उठती है, तो यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हवा ऊपर उठेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह हाई प्रेशर जहाँ हवा सबसाइड होगी वहाँ क्लॉकवाइज सबसाइड होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएगी हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये मैं आपको बताना था आपको मुझे कि डोल्ड्रम जो एरिया है वहाँ क्यों हवा नहीं पाई जाती, हॉर्स लैटिट्यूड जो एरिया है जहाँ मैं प्रेशर बेल्ट जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ क्यों नहीं है हवा पाई जाती, ये इसीलिए नहीं पाई जाती कोरियलिस फोर्स के कारण, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से हवा का मूवमेंट कुछ इस तरह ऊपर की तरफ उड़ जाता है उसके बहुत क्लोजली आके कि उस पोजीशन पे हवा उतनी नहीं पहुँच पाती। ठीक है, तो ये मैं आपको सब कुछ प्रेशर बेल्ट्स के बारे में और अच्छे से विंड के बारे में एक एक पॉइंट एक एक नेम सब आपको बता दिया हूँ। अब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से डिफरेंट विंड्स के नेम को लेके डिफरेंट विंड्स को अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी होगी। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो मेरी एक बार पढ़ाने से आपको कतई ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप लोग भी जानते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी जो सेक्शन है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से आते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि कोरियलिस फोर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप लोग को कोरियलिस फोर्स समझ में नहीं आएगा, विंड का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइंड होता है, विंड का स्पीड कैसे डिटरमाइंड होता है, विंड का नेम कैसे डिटरमाइंड होता है, ये सब नहीं समझ में आएगा तो आपको बिल्कुल क्लाइमेटोलॉजी नहीं समझ में आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे समझ में आएगा कि मैं जो आपको पढ़ाया हूँ उसको बार बार आपको रिवाइज करनी होगी, ये आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।